Morning, students. So in today's lecture we will be discussing the software estimation, how to estimate the software cost, किस तरीके से अपन estimate करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो depend होती हैं estimation पर। तो जब भी बट ऑब्वियस है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, तो उसकी कॉस्ट भी हमें एस्टिमेट करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, जिससे कि हम अपने क्लाइंट्स को बता सकें कि एट द एंड हमारे जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी। So there are many factors on which the software estimation depends. So in this lecture we will be discussing that part. अभी तक हम लोगों ने W5 डबल एच जो प्रिंसिपल्स थे वो पढ़ लिए हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ लिए, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड. So now we will be discussing how to estimate the process. So let's move on with the lecture. So software project estimation. The software cost and effort estimation will never be an exact science. ठीक है, चाहे हम सॉफ्टवेयर की बात करें, चाहे हम किसी को घर बनाने की बात करें, या कोई भी अपन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करें, तो इसमें कोई एक एग्जैक्ट साइंस नहीं लगती है स्टूडेंट्स. ठीक है, जब जब जैसे जैसे हम अपने डेवलपमेंट फेज में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट फेज में आगे बढ़ते जाते हैं, हो सकता है कि उसकी कॉस्ट ज्यादा भी हो जाए. ठीक है, लेकिन फिर भी एज अ डेवलपिंग टीम हम लोगों को एक एस्टिमेट बताना पड़ता है. हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी ये देखा था कि फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है, और वो स्टडी करने के बाद हमें एक एस्टिमेट बताना पड़ता है कि भाई इतना पैसा हम लोगों को आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगेगा. There are too many variables like human, technical, environmental and political that can affect the ultimate cost of the software and efforts applied to develop it. ठीक है, एस्टिमेशन क्या होता है स्टूडेंट्स के दो चीजों पे डिपेंड होता है. बेसिकली एक तो क्या उसकी कॉस्ट है, टोटल सॉफ्टवेयर की क्या कॉस्ट है, और दूसरा कितना एफर्ट उसके ऊपर अप्लाइड हुआ है उसको डेवलप करने में. ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं, जो कि काफी कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि इसमें लेक्चर में इस स्लाइड में मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि इसके बुक में भी ये लिखे हुए हैं. ह्यूमन, टेक्निकल, एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल. तो ये चार फैक्टर्स हैं, ये चार वेरिएबल्स हैं जिन पे डिफेक्ट करेगा कि हम अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को क्या बताएं और किस तरीके से हम एस्टिमेट करें. ठीक है, तो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास क्या होने वाले हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं लास्ट लेक्चर में. टेक्निकल रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट, किस तरह के आईडीज हम लोग यूज करेंगे, क्या हमारे एंड यूजर्स होंगे, कौन से हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे. प्लस पॉलिटिकल इशू के, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो किसी की तरह से भी वो पॉलिटिकली वहां पे डिस्टर्बेंस पैदा ना कर दे, तो ये चीज भी हमें अपने आप को ध्यान में रखनी पड़ेगी. ठीक है, however software project estimation can be transformed from black art to a series of systematic steps that provides estimates with an acceptable risk. अब हम जब एस्टिमेट बनाते हैं तो फिर भी हम कोशिश यही करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट बनाएं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को हम एक्सेप्ट कर सकें और उसको बता सकें. ठीक है, तो these are the four basic points on which these are not the points but the options to achieve the reliable cost and the efforts estimates. So to achieve a reliable cost and efforts estimates, a number of options arises. Number one is the delay estimation until late in the project. ठीक है, तो delay estimation होता है एक. ठीक है, obviously we can achieve 100% accurate estimates after the project is complete. ये but obvious है कि जैसे हमारा 100% जब project complete हो जाएगा तो हम उसको accurate estimate कर सकेंगे. लेकिन जब हम ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली हमें पहले ही क्लाइंट को बताना पड़ता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो कितना एस्टिमेट करेगा. दूसरा है बेस एस्टिमेट ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. हाँ, ये एक चीज हो सकती है जो मैंने आपको बताया, हिस्टोरिकल डेटा में खाली डेवलपमेंट फेज भी नहीं होता, तो इसमें एस्टिमेशन को का भी आइडिया मिल जाता है कि इसके अकॉर्डिंगली सेम अगर हमने कोई पहले सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है तो हम उसको देख सकते हैं कि हमने उसमें कितना एस्टिमेट लगाया था. ठीक है, उसकी हमने कितनी कॉस्ट लगाई थी और एट द एंड उसकी कितनी कॉस्ट निकल के आई थी. उससे हमें काफी एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा अपने जो नए सॉफ्टवेयर को हम डेवलप कर रहे हैं उसमें कितना हम एस्टिमेट लगाएं. फाइन, तो एक बेस एस्टिमेट हमें मिल जाएगा. यूज रिलेटिवली सिंपल डिकम्पोजिशन टेक्निक टू जनरेट प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेट. सिंपल डिकम्पोजिशन टेक्निक्स हम लोगों को जनरेट करनी पड़ेगी. मैं आपको बताऊंगा भी सही, आगे लेक्चर में हम डिकम्पोजिशन टेक्निक भी पढ़ेंगे, मतलब किस तरीके से हम डिवाइड और कॉन्कर कर सकते हैं.
तो डिकम्पोजिशन टेक्निक के अंदर साइज के ऊपर भी हो सकता है, प्रोसेस डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, हम लोग एम्पिरिकल मॉडल भी इसमें देखेंगे। ठीक है, इसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे जब इन द अपकमिंग लेक्चर्स। यूज रिलेटिवली सिंपल डिकम्पोजिशन टेक्निक टू जनरेट प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सॉरी। यूज वन और मोर एम्पिरिकल मॉडल्स फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन। एम्पिरिकल मॉडल्स भी हम स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एम्पिरिकल मॉडल्स को यूज कर हम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट और एफर्ट एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एलओसी, लाइन ऑफ कोड्स, कितने लाइन ऑफ कोड्स हमने लिखे हैं उसके आधार पर भी हमको अपना जो उसका एस्टिमेट है वो लगाना पड़ेगा। एफर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो कितने हम लोगों ने पीपल लिए हैं, क्या टेक्निकली हमने बैकएंड पे, और क्या क्या हम लोगों ने आईडीज, क्या क्या सॉफ्टवेयर हमने यूज किया उसको डेवलप करने में। तो ये सारी चीजें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कोकोमो मॉडल आप लोगों ने सुना होगा, और आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा भी होगा। कोकोमो मॉडल होता है फॉर यूज फॉर द टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। फाइन। So now we discuss decomposition techniques. So decomposition techniques takes a divide and conquer approach to software project estimation. By decomposing a project into major functions and related software engineering activities, cost and effort estimation can be performed in the stepwise fashion. ठीक है, तो डिकम्पोजिशन टेक्निक हम अडॉप्ट करते हैं जिसमें डिवाइड और कॉन्कर होता है। इसमें जो मेजर फंक्शंस होते हैं, डिकम्पोजिंग ऑफ प्रोजेक्ट का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को मेजर फंक्शंस में और रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में। फाइन, क्या हम हमारे क्या मेजर फंक्शंस हैं, क्या क्या हमारे मेजर एक्टिविटीज होने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वो सारी हम लोगों को डिकम्पोज करनी पड़ेगी। डिकम्पोज में डिवाइड एंड कॉन्कर करना पड़ेगा। कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेट कैन बी परफॉर्म्ड इन द स्टेप वाइज फैशन। तो जब हम इसको टोटली डिकम्पोज कर लेंगे हमारे फंक्शंस को और रिलेटेड एक्टिविटीज को, फिर हम कॉस्ट और एफर्ट एस्टिमेशन स्टेप बाय फैशन में हम परफॉर्म करेंगे। एम्पिरिकल एस्टिमेशन मॉडल कैन बी यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट decomposition technique and offers a potential value estimate approach in their own right। ठीक है, उसके बाद एम्पिरिकल एस्टिमेशन मॉडल्स आते हैं, ठीक है, जिसमें कोकोमो मॉडल होता है। उससे क्या होता है कि बिल्कुल काफी पोटेंशियली वैल्यूएबल एस्टिमेट अप्रोच मिल जाती है हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की प्राइस को एस्टिमेट करने में। अ मॉडल इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस which is nothing but your historical data in text the form D equals to FVI। ठीक है, तो एक इक्वेशन निकल के आती है जिसमें हमारा एक्सपीरियंस जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको हम लेते हैं। तो उसमें जो D होता है, D इज वन ऑफ द नंबर ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। हमारी D क्या एस्टिमेटेड वैल्यू है, एग्जांपल एफर्ट, कॉस्ट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये सारा हमारा जो है नंबर ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज है विच इज डिनोटेड बाय D। And VI are the selected independent parameters which are nothing but estimated LOC and FP। LOC है line of code and FP है function points। ठीक है, तो हमारे क्या function points होने वाले हैं, क्या हमारे line of code होना है। function मतलब जैसे मैंने मान लो यूजर नेम लिखा है, पासवर्ड लिखा है, तो ये यूजर नेम पासवर्ड भी एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या क्या पेजेस लेने वाला हूँ, तो अगर मान लो तो एक ई कॉम वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर हम लोग कैटेगरीज देखते हैं, तो कैटेगरीज नथिंग बट वन काइंड ऑफ फंक्शन इट इज। ठीक है, तो इन दोनों चीजों पर, एलओसी पर और फंक्शन पॉइंट पर, लाइन ऑफ कोड्स पर और फंक्शन कोड पर और फंक्शन पॉइंट्स पर हम लोगों का जो इंडिपेंडेंट जो पैरामीटर्स हैं जो जिसको हम वीआई से डिफाइन करते हैं, सो इट इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ वीआई। तो दिस इज द इक्वेशन डी इक्वल्स टू एफ वी आई। Automated estimation tool implements one or more decomposition techniques or empirical model। ऑटोमेटेड एस्टिमेशन टूल्स भी होते हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं वन और मोर डिकम्पोजिशन टेक्निक्स। व्हेन कंबाइंड विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑटोमेटेड टूल्स प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर एस्टिमेटिंग। जब हम GUI इसके अंदर जोड़ देते हैं, जब हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लगा लेते हैं, तो एस्टिमेटेड टूल्स जो होते हैं वो हमें और अच्छी तरीके से एस्टिमेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। In such system, the characteristics of the development organization and the software to be developed are described. Cost and effort estimates are derived from these data. Each of the viable software cost estimation option is only as good as the historical data used to seed the estimate। जो भी viable software cost estimation options हैं वो उतने ही अच्छे हैं जैसे कि एक historical data है। Basically क्या होता है स्टूडेंट, historical data से जो estimation निकलता है वो एक सीड की तरह काम करता है, एक बीज की तरह काम करता है। एक स्टार्ट मिल जाती है हमें, एक बेस मिल जाता है हमें एस्टिमेशन लगाने का।
इफ नो हिस्टोरिकल डेटा एग्जिस्ट, कॉस्टिंग रेस्ट ऑन अ वेरी शेकी फाउंडेशन। अगर हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल डेटा नहीं होगा तो हमारा जो फाउंडेशन होगा एस्टिमेशन लगाने का वो काफी शेकी होगा और हम लोगों को बार बार अपने एस्टिमेशन को बार बार बदलना पड़ेगा। इसलिए अगर हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है एस्टिमेशन के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे हमें बहुत अच्छा बेस मिल जाएगा अपने सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करने का। Now we will discuss the decomposition technique and we will discuss this decomposition technique in the next lecture. Basically क्या होता है कि there are three types of decomposition technique. हम लोगों ने previously we have seen the decomposition technique matrices क्या होती हैं, किस तरीके से हम decompose करते हैं, divide and conquer करते हैं। लेकिन estimation point of view से तीन तरीके में इसको यूज किया जाता है। एक तो होता है सॉफ्टवेयर साइजिंग, सॉफ्टवेयर की क्या साइज है उसके हिसाब से डिकम्पोज किया जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन होगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी हमारे, उसके बेस पे भी एक एस्टिमेशन को डिकम्पोज किया जा सकता है। और तीसरा है मेरा प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन, तो जो हमारा पूरा प्रोसेस होगा उसके बेस पे भी हम एस्टिमेशन को डिकम्पोज कर सकते हैं। So these are the three types of techniques we are using in decomposition techniques, and these techniques we will be discussed in the next coming lectures, and we will also discuss the examples of these decomposition techniques। ठीक है, जो LOC क्या होता है, FP क्या होता है, तो इससे क्या होगा, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से डिकम्पोजिशन टेक्निक को हम काम में लेते हैं। So by this I end this lecture. Thank you.